इस मुहिम में कहा जा रहा है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा हो। लेकिन मेरा कहना ये है, और आज से नहीं 30 साल से है, कि हर घर तिरंगा लेकिन हर दिन तिरंगा। जजमेंट को पढ़ रहा था, नवीन जिंदल जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब आपने सुप्रीम कोर्ट में केस जीत लिया था, तब भी एक बार कहा जाता है कि आपकी फैक्ट्री में झंडा रात को लगा रह गया था। उसके बाद एक और केस आप पे दर्ज हुआ। जब मैंने शुरुआत की उस समय मैं 22 साल का था। तो आप सोचिए कि 22 साल का एक युवा कोई इस तरह से भारत सरकार से टक्कर ले, तो उसके लिए जो है बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और खास करके कोई उद्योगपति हो, तो उद्योगपति को सरकार से पंगे लेने में और ज्यादा जो है संकोच होता है। अदालत में ये चीज कोर्ट की गई थी कि आप लोगों ने झंडे को अपने कमर्शियल प्रेमाइसेस में लहराया है। और 26 जनवरी 93 की बात है, जब हमने झंडा लहराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन जब मैं गुजर रहा था 27 जनवरी 1993, तब जो है सिर्फ डंडा था और झंडा गायब था। तो वो बोले जी हम हर रोज झंडे को नहीं दर्शा सकते, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगा सकते हैं। एक साल के बाद, करीब 1-1.5 साल के बाद, कमिश्नर और एसपी वो हमारे शहर वो आए हुए थे रायगढ़ के अंदर। वो देख बहुत नाराज हुए। वो बोले कि आपको पहले भी बोला गया था लेकिन आपने झंडा नहीं उतारा। उन्होंने अपने सामने झंडे को उतरवाया। तो मुझे रितेश जी, मुझे रोना आ गया। मैं उसमें दिल्ली में मुझे पता लगा कि मैं तो अमेरिका रुका नहीं, मेरे ज्यादातर दोस्त तो अमेरिका रह गए और अमेरिका बस गए। और मेरे मन में था कि मैं अपने देश वापस आऊं, अपने सपनों का भारत बनाऊं। अगर मैं अपने देश का झंडा भी नहीं फहरा सकता तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे। तो फिर मैंने जब इसका अध्ययन किया तो मैंने पाया ब्लैक बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो केवल सरकारी निर्देश है। तो फिर जो है ये कानूनी लड़ाई शुरू हुई। 95 में दिल्ली हाई कोर्ट से मैं जीत गया, लेकिन सरकार को ये रास नहीं आया, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। बीच में सरकार ने मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी केस चलाया। कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेरे ऊपर केस कर दिया, क्योंकि मैंने झंडा फहराना मैंने जारी रखा। और तभी जाकर के 23 जनवरी 2004 देश के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके अंदर कहा गया कि झंडा दर्शाना, झंडा फहराना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। सोच के देखिए, झंडा जो है हमेशा हमेशा झंडा राजाओं का रहा, चाहे अशोका थे, मौर्य थे, मुगल थे, उसके बाद अंग्रेजों का हमारे देश के ऊपर राज रहा। झंडा हमेशा राजा का रहा। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल एक सरकारी ध्वज बन करके रह गया था। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है सही मायने में लोगों का झंडा। तो दोस्तों नमस्कार। आज की मेरी इस वीडियो में एक बहुत ही खास मेहमान के साथ मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और क्योंकि इस वक्त देश में हर घर तिरंगा का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक अभियान की शक्ल दी है और हर राज्य, हर राजनीतिक पार्टी बढ़ चढ़कर तिरंगे को लहराने और इस कॉन्सेप्ट को अपने डिस्कोर्स में लाने की कोशिश कर रही है। और एक बहुत बड़ा जोश है, रैलियां निकाली जा रही हैं, पूरे देश भर में एक यूफोरिया इस वक्त ट्राई कलर तिरंगे को लहराने को लेकर है। लेकिन आज हम जिस खास मेहमान को आपसे मुखातिब करा रहे हैं, हालांकि वो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। मैं आपको आज श्री नवीन जिंदल जी से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, जो कि प्रसिद्ध विख्यात उद्योगपति हैं, राजनेता रहे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। लेकिन आज हमारे इस इंटरव्यू में मैं इनको एक एक्टिविस्ट के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आपसे रूबरू इसलिए कराऊंगा क्योंकि इस तिरंगे को लहराने की आजादी जो एक आम भारतीय नागरिक को मिली, उसकी की पूरी जद्दोजहद को तकरीबन 10 साल देश की अदालतों में खुद नवीन जिंदल ने लड़ा। सो एक बहुत बड़ा संघर्ष और लड़ाई थी, और आज समय है कि हम इस लड़ाई को दोबारा याद करें, खासकर उस वक्त जब आज घर घर तिरंगे की बात हो रही है। सो नवीन जिंदल जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है जिंदल साहब। थैंक यू रितेश जी, गुड टू सी यू। नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आज जो घर घर तिरंगे की बात उठी है, आपने जब आज से 27 साल पहले एक लड़ाई शुरू की थी, आपकी मध्य प्रदेश के रायगढ़ का जिंदल स्ट्रिप्स का एक प्लांट था जिसमें तिरंगा लहराया जाता था। बिलासपुर डिवीजन था और वहां के कमिश्नर ने आपके खिलाफ कार्रवाई की थी, कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी और एक बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ी गई। हम इसका जिक्र करेंगे। लेकिन आज इस घर घर तिरंगे के अभियान को देखकर आपको याद आता है वो समा
और आप मानते हैं कि कभी आपने सोचा था कि 27 साल बाद ये मुहिम देश की इतनी बड़ी मुहिम बन चुकी होगी? तो रितेश जी, ये मेरा सपना था कि देश के हर घर के अंदर देश का सबसे पावन प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज लोग बढ़ चढ़ करके इसको दर्शाएं। और सिर्फ झंडे को दर्शाना, झंडा लहराना, ये केवल एक प्रतीकात्मक कदम है। लेकिन जब हम झंडा हम दर्शाते हैं, अपना तिरंगा झंडा, अपना राष्ट्रीय ध्वज दर्शाते हैं, तो एक तरह से हम अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर हम केवल यही दर्शाते हैं कि हम एक सच्चे भारतीय हैं और हमें अपने देश से प्यार है। तो एक ये प्रतीकात्मक कदम है। तो मेरा ये सपना था, जैसे आपने कहा 27 साल बल्कि 30 साल हो गए। मैं 1992 में मैं अमेरिका से पढ़ के आया था और आज 2022 हो गए। तो मेरा ये सपना था कि हर घर में झंडा फहराया जाए और इसको फहराने मात्र से लोगों की देश के प्रति भावना में बदलाव आएगा और एक हम और ज़्यादा सब मिलजुल करके अपने सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज भारत सरकार ने एक ये जो मुहिम छेड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ये जो मुहिम छेड़ी है और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हर व्यक्ति झंडा फहराए। इस मुहिम में कहा जा रहा है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा हो। लेकिन मेरा कहना ये है, और आज से नहीं 30 साल से है, कि हर घर तिरंगा, लेकिन हर दिन तिरंगा, हर रोज क्यों ना हम अपने सबसे पावन प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को हर रोज इसको दर्शाएं, हर रोज इससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करें। लेकिन मैं सरकार का आभारी हूं कि कम से कम उन्होंने 3 दिन के लिए और इतना मुहिम उन्होंने छेड़ी। तो इससे मुझे लेकिन ये विश्वास है कि जब एक बार लोग 3 दिन तक लगाएंगे तो उसके बाद इसको लगा के रखेंगे। उनको इतना इसमें आनंद आएगा, इतना ही खुशी होगी, इतनी प्रेरणा मिलेगी कि एक बार 3 दिन लगाने के बाद फिर लोग चाहेंगे कि इसको हर रोज इसको लगाएं। जिंदल साहब, आपने बताया कि आप अमेरिका से पढ़कर आए थे और आपका जो, मैं पूरी की पूरी केस को मैंने एग्जामिन किया, मैं इनफैक्ट उस जजमेंट को पढ़ रहा था, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें आपने टेक्सास वर्सेस एक पिटिशनर थे, उनके एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपके वकीलों ने कोर्ट किया था। तो जो जॉनसन, या जी, तो उसमें पूरा का पूरा जो आधार था, उसमें तो देखिए अमेरिका में तो यहां तक रहा है कि वहां पर तो अगर झंडे का विरोध भी करना पड़े अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर, तो वो भी अलाउड है। इवन दैट वेंट टू द एक्सटेंट दैट यू कुड इवन सेट योर नेशनल फ्लैग ऑन फायर, व्हिच यू डिडंट एग्री विद। बट द फैक्ट इज कि आपने ये जरूर, आपके वकीलों ने कहा था कि एक अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर इसको देखा जाए। लेकिन आज के और उस वक्त के 30 साल पहले के हालात में बड़ा फर्क है। प्रशासन ने आप पे फौजदारी के मुकदमे वगैरह दर्ज हुए, बिलासपुर में आप पे हुआ। इवन जब आपने सुप्रीम कोर्ट में केस जीत लिया था, तब भी एक बार कहा जाता है कि आपकी फैक्ट्री में झंडा रात को लगा रह गया था। उसके बाद एक और केस आप पे दर्ज हुआ। तो काफी दिक्कतें हुई सबको समझाने में कि झंडा सबके लिए उतना ही एक हक का विषय है जितना कि सरकारों के लिए या नेताओं के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रितेश जी। और लेकिन 2 काम सरकार ने और अच्छे किए हैं। हालांकि 2010 के अंदर, उस समय जब मैं सांसद था, तो मैंने गृह मंत्रालय को पत्र लिख करके और हमने कहा था कि आप इसको जो है, अगर कोई व्यक्ति रात को इसको झंडे को ना उतारे, क्योंकि सभी जगह पूरे विश्व के अंदर ऐसा होता है कि आप झंडे को सुबह सूर्योदय के साथ आप उसको लहराते हैं और सूर्यास्त पर उसको उतारा जाता है। ये इस कस्टमरी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं उतारे तो ना तो इसमें कोई कानूनी उल्लंघन होना चाहिए, ना ही कोई इसके अंदर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होना चाहिए। तो ये भारत सरकार ने 2010 के अंदर इसको क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति रात को झंडा नहीं उतारता तो ना ही कोई इसमें झंडे का अपमान है, ना ही कोई कानूनी उल्लंघन है। और दूसरा विषय हमने रखा था कि झंडा जो है किस फैब्रिक का होना चाहिए, कि खादी का है या ये सिल्क है या नायलन है या वूलन है या पॉलिएस्टर है, किसी भी फैब्रिक का झंडा लगाना ये अलाउड होना चाहिए। उस पे भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि आप किसी भी फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नेशनल ऑनर एक्ट ये नहीं कहता कि किस फैब्रिक का झंडा होना चाहिए। लेकिन अभी जो पिछले महीने जुलाई के अंदर भारत सरकार ने
इसको झंडा संहिता यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर डालकर इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आप झंडे को दिन रात कभी भी फहराओ, आप जो है किसी भी फैब्रिक के झंडे का इस्तेमाल करो। तो लोगों के मन में जो संशय था, बहुत से लोगों के मन में जो संशय था, वो संशय अब समाप्त हो गया। इस बात का भी मैं स्वागत करता हूं कि ऐसा करने से ये ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए, कहीं गलती ना रह जाए। क्योंकि बहुत से लोग जो है, हमारे देश में एक कल्चर है कि हम कोई अच्छा काम करें तो नहीं बोलते, कोई गलती हो जाए किसी को तो उसके ऊपर हम टूट के पड़ते हैं, कोई केस कर देगा, कुछ करेगा। तो ऐसा करने से जो सरकार ने किया है, इससे अब वो सब जो लोगों का डर था वो समाप्त हो गया। और जब भी आप देख रहे हैं कि लोग बाग बढ़ चढ़ करके अपने घरों के अंदर तिरंगे झंडे को दर्शा रहे हैं। जिंदल साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या इन तमाम सालों में 1992 से आप बता रहे हैं, 95 से एक्टिवली वो केस वगैरह शुरू हो जाते हैं, 2002-2010 तक, क्या आपने कभी ये महसूस किया था कि लोगों ने आपके इस पूरे के पूरे अभियान को लेकर क्या रुख रखा था? आपके पिताजी उस वक्त श्री ओपी जिंदल साहब भी जीवित थे, तो आपने जब ये केस लड़े, आपके फैक्ट्री पर झंडा लहराने के लिए केस हुआ, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? आपने इस लड़ाई को अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लेके चले, या फिर आपको लगा था कि एक आम भारतीय नागरिक की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? ये पर्सनल लड़ाई थी या सबकी लड़ाई? आपको डे वन से मालूम था कि सबकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जो कि 22, 23, 27 साल बाद एक देश की मुहिम होगी? देखिए, ये मुझे हमेशा था कि ये मैं सब देशवासियों के लिए, मैं देश के 125 करोड़ लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और तभी मुझे प्रेरणा मिली, तभी मुझे हिम्मत मिली, और इस लड़ाई के अंदर मुझे लाखों लोगों का मुझे साथ मिला। उसके बिना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 10 साल तक एक कानूनी लड़ाई लड़ना, जब मैंने शुरुआत की उस समय मैं 22 साल का था। तो आप सोचिए कि 22 साल का एक युवा कोई इस तरह से भारत सरकार से टक्कर ले, तो उसके लिए जो है बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और खास करके कोई उद्योगपति हो, तो उद्योगपति को सरकार से पंगे लेने में और ज्यादा जो है संकोच होता है। तो लेकिन खैर, वो प्रेरणा मैंने हमेशा जो है अपने पिताजी श्री ओपी जिंदल से प्रेरणा ली। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि डरपोक जीवन में कई बार मरता है, लेकिन बहादुर जीवन में एक बार मरता है। तो इसलिए जिन चीजों में हमारा विश्वास हो, हमें उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। तो ये संघर्ष जो है खाली कोई मेरी लड़ाई नहीं है, ये देश के अब तो खैर 140 करोड़ लोग हो गए, ये सबकी लड़ाई है। और क्योंकि सभी की लड़ाई है, सभी को इससे लाभ मिलता है, तभी मुझे जो है सभी से इसमें बहुत आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला, और लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की दुआएं मुझे मिली। और तभी जाकर के 23 जनवरी 2004 को देश के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके अंदर कहा गया कि झंडा दर्शाना, झंडा फहराना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। हमारा संवैधानिक अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका ये एक अभिन्न अंग है। तो इसलिए पहली बार हमें ये हक मिला कि हम हर रोज अपने तिरंगे झंडे को हम दर्शा सकें, इससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति हम समर्पित कर सकें। लेकिन आज जो हो रहा है, मैं हमेशा ये सोचता था रितेश जी कि हर इतने देश के जो नेता हैं, वो सब ये बोलते हैं कि आप हमारी पार्टी का झंडा लगाओ। कोई देश का नेता कोई ये क्यों नहीं बोलता कि देश का झंडा फहराओ? देश का झंडा फहराने के लिए सिर्फ पूरे देश के अंदर नवीन जिंदल सिर्फ वो कैंपेन कर रहा है कि आप देश का झंडा लगाओ, देश का झंडा लगाओ। इससे काफी पॉपुलैरिटी आई, बहुत लोगों ने झंडा फहराना शुरू किया। मैं हमेशा ये बोलता था कि कोई कंपनी अगर देश का झंडा फहराती है, तो उससे उस कंपनी में लोग, काम करने वाले लोगों के अंदर एक ही भावना आएगी, वो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। तो लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज का मुहिम छेड़ी है कि आप देश का झंडा लगाओ। अब इसके अंदर भी जो है बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो झंडे, लेकिन इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि आपके और मेरे बीच में, आप किसी अलग मजहब के हो सकते हो, मैं अलग मजहब का हूँ, हो सकता है आप किसी अलग राजनीतिक दल से हो, मैं किसी अलग राजनीतिक दल से हूँ, आपकी जाति अलग है, आपका प्रांत अलग है, मेरा अलग है, लेकिन हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, हम दोनों भारतवासी हैं। और राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा, उस बात का प्रतीक है। तो इसलिए जितना इसको दर्शाया जाएगा एक प्रतीकात्मक रूप से, तो मैं समझता हूँ कि एक छोटा कदम देशभक्ति के प्रति एक छोटा कदम है। और हमें यही नहीं रुकना,
हमें ये झंडा दर्शाना तो मैं कहूँगा छोटा और पहला कदम है। हमें अपना काम, मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ, देश के जी। हितों को आगे रख के करूँ। आप अपना काम अच्छे से करें, हर व्यक्ति अपना खुद का काम अच्छे से करे, दूसरों की मदद करे, एक अनुकूल वातावरण, एक अच्छे वातावरण में हम एक दूसरे की मदद करें, भाईचारा हो, तो हमारा देश जो है बहुत मजबूत हो सकता है। हमारे देश में रहने वाले 125 करोड़ लोग, वो जो है खुशहाल हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं। तो ऐसे भारत का मैंने सपना देखा है और उस सपने को साकार करने के लिए ये एक पहला कदम है, जो कि अब साकार हो गया, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। जिंदल साहब, आपने कहा कि एक उद्योगपति के लिए आसान नहीं होता सरकार से या प्रशासन से पंगे लेना, और ये चीज का जिक्र भी किया गया। इनफैक्ट जो बिलासपुर डिवीजन जिसके कमिश्नर ने आपके खिलाफ कार्रवाई वगैरह की थी, वहां पर मैंने देख पड़ा अदालत में ये चीज कोर्ट की गई थी कि आप लोगों ने झंडे को अपने कमर्शियल प्रेमाइसेस में लहराया है। तो उन बाद में उन्होंने ये प्ली लेने की कोशिश भी की कि आपने इस झंडे का एक शायद कोई कमर्शियल यूज किया, अपने व्यवसायिक इंटरेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके की बहुत सी जो लॉजिक देने की कोशिश की गई, वो अलग बात है कि वो कामयाब नहीं हो पाए। तो ये सब चीजें तो थी। आपको मैं थोड़ा सा जानना जो चाहूंगा कि वो घटनाक्रम क्या था, वो कैसे ये सब कुछ हुआ था? अगर आप हमें हमारे दर्शकों के लिए रिकॉल दे पाए, क्योंकि बहुत से लोग 2004 के बाद आप सोचिए कि अगर 18, 16, 15 साल के कुछ युवा इस प्रसारण को देख रहे हैं, तो उनके लिए तो एक इतिहास है, जो कि शायद किताबों में उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो शायद हमारे ये यूट्यूब वीडियो ही भावी पीढ़ी के लिए भी एक रेफरेंस पॉइंट बनेंगे। इफ यू कैन रिकॉल बैक। बिल्कुल रितेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब मैं मिलता हूँ कहीं 30-35 साल के लोगों को, और मैं बात करता हूँ, तो उनको इस बात का उनको एहसास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने देखा है कि झंडा तो सब लगा सकते हैं। और मैं पूछता हूँ कि भी आपको ये, जब उससे पूछता हूँ तो बोलते हैं, वो 2004 में तो मैं 10 साल का था, मैं जी। 2000 में तो मैं सिर्फ 10 साल का था। तो इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो 1990 के अंदर, आज से 32 साल पहले, मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए। मैं 20 साल का था और मैंने देखा कि अमेरिकन्स अपने घरों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर बहुत गर्व से अमेरिका का झंडा दर्शाते हैं। तो मुझे सबको देखते हुए कि सब लोग जो है अमेरिका का झंडा लगा रहे हैं, मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी अमेरिका का झंडा दर्शाऊं। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं अमेरिका का झंडा कैसे लगा सकता हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो मैं इस टाइम में इंडिया का झंडा लगाऊंगा। तो अब इंडिया का झंडा अमेरिका में, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में मैं पढ़ रहा था, मैं कहा मुझे यहाँ कहाँ से मिलेगा? तो मैं, कुछ मेरे अमेरिकन दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा कि वे कैन आई गेट अ इंडियन फ्लैग? एक ने छूटते साथ कहा कि फ्रॉम इंडिया। और फिर दूसरा एक मेरा दोस्त था, उसने कहा कि देयर इज अ फ्लैग शॉप इन डाउनटाउन डैलस, आपको वहां से मिल सकता है। ऐसे रोके, मैं सोचा जब भी मुझे समय मिलेगा मैं जाऊंगा। लेकिन फिर 3-4 दिन के बाद उसी दोस्त ने मुझे एक पैकेट दिया। मैं कहा व्हाट इज इट? बोला ओपन इट। मैंने खोला उसको, उसमें बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत बड़ा एक इंडियन फ्लैग था। तो तिरंगा झंडा अपने हाथों में पा करके, ये बात होगी मेरे ख्याल से 1990 या 1991 की, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे लगा कि पहले इंडिया में तो मैंने आज तक झंडे को कभी छुआ नहीं, आज पहली बार अमेरिका के अंदर एक अमेरिकन जो है मुझे भारत का झंडा मुझे भेंट कर रहा है। तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे खुशी का एहसास हुआ मुझे। तो मैं अपने, उस समय मैं अपनी यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का मैं प्रेसिडेंट था। मैं चाहता था कि उसको मैं पीछे दीवार के ऊपर, मैं इसको झंडे को अपने दफ्तर के अंदर लगाऊं। लेकिन फिर मुझे कुछ संकोच हुआ। मुझे लगा कि अगर मैं अपने दफ्तर में भारत का झंडा लगाऊंगा एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कहीं ये बुरा तो नहीं मान जाएंगे। तो मैंने कुछ लोगों से आसपास जो थे उनसे पूछा कि ऐसा इज इट ओके अगर मैं अपने देश का झंडा लगाऊं? तो बोले या ऑफ कोर्स, इट्स कूल। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने फिर अपना झंडा लगा के रखा और 1 साल तक मैंने झंडा वहां दर्शाया। किसी ने मुझे नहीं रोका। लोग आते थे, मैं गर्व से झंडों के रंगों के बारे में बताता था, मुझे बहुत खुशी होती थी। जब जब मैं देखता था झंडे को, मुझे बहुत खुशी होती थी। और उसके बाद जब मैं पढ़ लिख के मैं 92 में, सितंबर 92, आज से 30 साल पहले मैं जब वापस आ गया, और 26 जनवरी 93 की बात है, 26 जनवरी को अक्सर हर फैक्ट्री के अंदर, हर दफ्तरों के अंदर हम झंडा 26 जनवरी, 15 अगस्त को तब भी लहराते थे। तो जब हमने झंडा लहराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन जब मैं गुजर रहा था, 27 जनवरी 1993, तब जो है सिर्फ डंडा था और झंडा गायब था।
तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा, ये झंडा इतना सुंदर लग रहा था, ये झंडा क्यों उतार दिया? तो वो बोले, जी हम हर रोज झंडे को नहीं दर्शा सकते, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगा सकते हैं। तो मुझे ये बात अजीब सी लगी, लेकिन मैं कुछ कदम आगे चला, मुझे लगा कि अमेरिका में तो मैं हर रोज मैं झंडे को दर्शा रहा था, मुझे किसी ने नहीं रोका। और अपने देश के अंदर मैं अपने ही देश के झंडे को मैं सम्मान पूर्वक ढंग से नहीं दर्शा सकता, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम जो है झंडे, उस समय मैं 22 साल का था, तो मैंने कहा कि हम झंडे को हम हर रोज हम इसको लहराएंगे, और बहुत सम्मान पूर्वक ढंग से हम इसको सूर्योदय के साथ उसको लहराएंगे, सूर्यास्त पर इसको जो है डाउन करेंगे। तो फिर जो है 1 साल के बाद, करीब 1-1.5 साल के बाद, कमिश्नर और एसपी वो हमारे शहर वो आए हुए थे रायगढ़ के अंदर। वो देख के बहुत नाराज हुए, वो बोले कि आपको पहले भी बोला गया था लेकिन आपने झंडा नहीं उतारा। उन्होंने अपने सामने झंडे को उतरवाया। तो मुझे, रितेश जी, मुझे रोना आ गया। मैं उसमें दिल्ली में मुझे पता लगा कि मैंने कहा मैं तो अमेरिका रुका नहीं, मेरे ज्यादातर दोस्त तो अमेरिका रह गए और अमेरिका बस गए, और मेरे मन में था कि मैं अपने देश वापस आऊं, अपने सपनों का भारत बनाऊं। अगर मैं अपने देश का झंडा भी नहीं फहरा सकता तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे? तो मेरे को लगा कि मुझे इसके बारे में संघर्ष करना होगा कि सभी देश तो अलाउ करते हैं, सभी देश तो एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं लोगों को कि आप देश का झंडा लगाओ, और मुझे यहाँ रोक रहे हैं। तो फिर मैंने जब इसका अध्ययन किया तो मैंने पाया कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट वो सिर्फ ये कहता है कि आप झंडे का अपमान नहीं कर सकते। और झंडे का अपमान क्या है, उसने स्पष्ट किया है कि आप झंडे के बारे में अपशब्द नहीं कह सकते, झंडे को जला नहीं सकते, पांव तले रौंद नहीं सकते, आप इसके ऊपर कालक नहीं पोंछ सकते, लेकिन सम्मान पूर्वक झंडे को दर्शाने के लिए उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है उसमें। झंडा संहिता यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, उसमें लिखा था कि कौन इसको दर्शा सकता है, कौन नहीं दर्शा सकता, कब आम जनता जो है कब सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और कुछ और दिन इसको दर्शा सकती है। फिर मैंने पाया कि झंडा संहिता, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो केवल सरकारी निर्देश है, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस। तो सरकारी निर्देशों की बुनियाद पर आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, और झंडा दर्शाना जो है ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक ये अंग है। तो फिर जो है ये कानूनी लड़ाई शुरू हुई 95 में। मैं केस किया करीब 95 की बिगिनिंग में, क्योंकि समय लगता है, सरकार से रिस्पॉन्स आया, वकीलों से बात की, और उसके बाद जो है जाकर के 95 में दिल्ली हाई कोर्ट से मैं जीत गया, लेकिन सरकार को ये रास नहीं आया, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अंदर, सॉरी 96 के अंदर, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को। और फिर ये 7 साल तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। बीच में सरकार ने मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी केस चलाया, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेरे ऊपर केस कर दिया, क्योंकि मैंने झंडा फहराना मैंने जारी रखा। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें रायगढ़ कलेक्टर ने रिपोर्ट लिखी और एसपी ने उसमें लिखा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण राष्ट्रीय भावना के साथ फहराना जारी है। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है, परंतु राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जा रहा है। मुझे आज भी वो लाइनें याद है, और उसके बाद जो लाइनों के बाद भी भारत सरकार ने मेरे ऊपर केस कर दिया, तो कंटेम्प्ट केस कर दिया। तो फिर ये चलता रहा, और लेकिन आपकी कन्विक्शन, जी आपकी कन्विक्शन थी, आपने बताया कि 22, 24, 25, 26 साल की उम्र का एक नौजवान आता है विदेश से पढ़कर और भारत सरकार के साथ, ठीक है आपके पास संसाधन थे, यू वर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, यू कुड अफोर्ड टू फाइट दैट लीगल बैटल, लेकिन लीगल बैटल और रिसोर्सेज के अलावा ये एक बहुत बड़ी मॉरल लड़ाई भी थी, क्योंकि आपके एट स्टेक होते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट एट स्टेक होते हैं जब आप सरकार से इस तरीके से केस में उलझते हैं। बिल्कुल। तो जी जिस समय ये केस किया हमने 95 में, तो कंपनी में उसमें बहुत नुकसान था, और जब मैं लोगों को कहा कि हम केस करेंगे, 94 की बात है ये, तो वो बोले कि जी हमारे नुकसान चल रहा है कंपनी के अंदर, और हमारे काम सरकार में वैसे भी नहीं होते, आपने अगर ये केस कर दिया तो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए लोग जो है हमेशा आपको डराने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर, क्योंकि जोश था, और हमने, जैसे मैंने कहा, अपने पिताजी से हमेशा हमने प्रेरणा ली कि वो कहते थे कि हमारे
हमारी किस्मत में संघर्ष लिखा है, और जब हम अच्छे काम के लिए संघर्ष करते हैं तो हमें इस बात का वरदान भी है कि हमारी जीत होगी उसमें। तो ये हमें विश्वास था कि इस काम के लिए जो है, ये सबके लिए, देश की 125 करोड़ जनता उस समय जो थी, कि ये सबके लिए जो है एक ये बहुत ही प्रेरणादायी कदम होगा और इससे पूरे देश के अंदर खुशहाली आएगी। तो इसलिए ये लड़ाई मैं लड़ सका, और बहुत से लोगों ने इसमें जो है, लाखों लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं अकेला कुछ नहीं कर सकते। टीम वर्क था। जो हमारे सीनियर वकील थे बहुत से, शांति भूषण जी, उसके बाद अरुण जेटली जी ने इसमें मेरी मदद की, सोली सोराबजी साहब ने मेरी मदद की, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं, उन्होंने मदद की, गौरी रसगोत्रा जी हैं, उन्होंने मेरी मदद की। तो बहुत से लोगों ने, गोपाल जैन है, बहुत से पत्रकारों ने मेरी मदद की इसके अंदर। तो जब लोगों से एनकरेजमेंट मिलती है तो आदमी को और खुशी होती है। और फिर जो है जाकर के जब ये फैसला आया 23 जनवरी 2004 को, तो एक बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम था। ये पहली बार हमें हक मिला कि हम भारतीय लोग हर रोज अपने देश के झंडे को फहरा सकते हैं। वरना आप सोच के देखिए, झंडा जो है हमेशा झंडा राजाओं का रहा, चाहे अशोका थे, मौर्य थे, मुगल थे, उसके बाद अंग्रेजों का हमारे देश के ऊपर राज रहा। झंडा हमेशा राजा का रहा, प्रजा का कभी नहीं रहा। और जब हम अपना आजाद हो गए 1947 में, 1950 में हमने अपना संविधान घोषित किया और अपने आप को एक गणतंत्र घोषित किया, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल एक सरकारी ध्वज बन करके रह गया था। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, सही मायने में लोगों का झंडा है, देश का झंडा है। और देश में, पूरे देश के अंदर आज आप कहीं भी जाएं तो आपको झंडा फहराने को मिलता है, झंडा आपको सब जगह दिखता है। तो उससे सबको एक खुशी मिलती है। चाहे कोई विरोध प्रदर्शन हो, उसके अंदर भी झंडा आगे मिलेगा आपको। हम कहीं गोल्ड मेडल जीत के आए, या क्रिकेट मैच जीते हैं, हॉकी जीते हैं, तब भी आपको झंडा आगे मिलेगा। तो इससे यही प्रतीत होता है कि हमारे देश के अंदर लोगों को देश से बहुत लव है, देश से बहुत प्यार है, और इसी भावना को हमें आगे बढ़ाना है और मिलजुल करके अपने सपनों के भारत का निर्माण करना है। एक आखिरी सवाल जिंदल साहब आपसे मैं लेना चाहूंगा। आपका सिलसिला 2004 पे रुका नहीं, उसके बाद आपने एक फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया बना ली। बहुत देश में बहुत बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंटल फ्लैग्स हैं, 100 फीट और इससे भी जो बड़ी हाइट के जो फ्लैग्स हैं, मैं कैथल में आपके संसदीय जो क्षेत्र रहा, कुरुक्षेत्र का इलाका, उसमें 3-4 शहरों में फ्लैग्स थे। दिल्ली के जो कनॉट प्लेस है, कई जो आर्मी कैंटोनमेंट्स हैं, उसमें आपके इस फ्लैग फाउंडेशन ने तिरंगे को लहराया, और ये मॉन्यूमेंटल फ्लैग थे। अफगानिस्तान में मुझे याद है आप हामिद करजाई साहब के साथ जाते हैं और वहां भी एक झंडा लहराते हैं। तो आपने तो इस मुहिम को छोड़ा नहीं, लेकिन अब लगता है कि जब देश की सरकार ने ही तिरंगे को इतने बड़े एजेंडे के रूप में अपना लिया, तो अब शायद फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का काम थोड़ा कम होगा, या उसकी शायद जरूरत उतनी ना रहे। तो देखिए, पहला तो मुझे आपको और आपके सभी दर्शकों को बताते हुए बहुत गर्व है इस बात का कि फ्लैग फाउंडेशन ने तो लगभग करीब 100 के करीब ऊंचे ऊंचे झंडे, मॉन्यूमेंटल फ्लैग्स लगाए। लेकिन उससे प्रेरणा लेकर के बाकी लोगों ने भी करीब 600 और लगा लिए। तो हमारे देश में आज 700 से अधिक 100 फुट या उससे ऊंचे झंडे हम लहरा रहे हैं, जो कि विश्व में किसी भी देश से ज्यादा बढ़ करके है। तो फ्लैग फाउंडेशन के माध्यम से हमेशा हमने ये कोशिश की है कि हम इसको पॉपुलराइज करें, हम इसको जो है कि और ज्यादा से ज्यादा लोग राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाएं, क्योंकि लोग डरते हैं राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाने से कि कोई कमी ना रह जाए। तो हम फ्लैग फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, अपील करते हैं कि आप इसको, झंडे को फहराएं, और इससे जो खुशी और प्रेरणा मिलती है उसको आप एक्सपीरियंस करें। और अभी जो सरकार ने जो कदम उठाया है, मैं इसका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि, जैसे मैंने पहले कहा, कि देश के नेता, किसी ने ये मुहिम नहीं उठाई कि वो देश के झंडे की बात करें, वो अपनी पार्टी के झंडे तक रह जाते थे। लेकिन आज अगर भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अगर ये मुहिम छेड़ी है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और इससे फ्लैग फाउंडेशन, अब तो मेरे पास और ज्यादा लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे यहाँ आप झंडा लगाओ, या झंडा कहाँ से मिलेगा, कैसे इसको किया जाए। तो इसलिए अगर मुझे, हमें जरूरत ना रहे और बाकी लोग इसको अगर करेंगे, तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि जो मेरा काम था और जो मैं अकेले नहीं कर पा रहा था,
30 साल से मैं इसमें लगा हुआ हूँ, अकेला नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज जब पूरा देश जुड़ गया, जब मोदी जी इस मुहिम से जुड़े, पूरी सरकार इस मुहिम से जुड़ी, सब लोग इससे जुड़े हैं, तो इससे मेरा सपना साकार हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और हम सब मिलकर के, आप भी लगाओ, मैं भी लगाऊं, हम झंडा दर्शाएं और सबसे जरूरी है कि झंडे से प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करें। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाए, ताकि हम अपना काम अच्छे से करें, ईमानदारी से करें और हम सब मिलकर अपने सपनों का भारत बनाएं। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर कि मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर और कोई बात कर सकता है या बता सकता है, क्योंकि एक बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबा संघर्ष है जो आपने लड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो रितेश जी, बहुत अच्छा लगा, आपने भी बहुत अहम सवाल पूछे। थैंक यू।